नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मृदा में कुछ पॉइंट कवर करा दिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर छेदिका हो गया था हमारा, और मिट्टी के निर्माण के प्रक्रम में जो है लेटराइजेशन, मिनरलाइजेशन ये सब हो गया था। अब विशेषता से हम लोग शुरू करेंगे। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल विजिट किया है और आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं, साथ ही आप सिद्धांत के सारे वीडियो देखना चाहते हैं, इसके साथ ही नगरीय भूगोल और अर्बन ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। पूरा मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं फ्री में सारा ये माइंड डायग्राम का तहत ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो आपके लिए ये ईजी है। और ये सारी चीज़ें मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, समय लगेगा, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो कोई एग्ज़ाम क्रैक होने से नहीं चूकेगा। ये विश्वास आप करके चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो है टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी की विशेषता। विशेषता देखिए क्या है कि उसके बारे में बताता है कि मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें देखिए गुण जो है इसके पेट्रिक सेलों का भौतिक और रासायनिक, इस पर निर्भर करता है क्या है कि मिट्टी किस कलर का होगा, उसका गठन कैसा होगा, जैसे रंग कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, है ना? ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी होगी। फिर से मोटाई, गहराई कैसी होगी मिट्टी का, और छिद्रता उसमें है कि नहीं, तभी तो पानी सोख पाएगा। नमी के लिए देखिए यहाँ पर मॉइस्चर है कि नहीं, और रासायनिक आधार पर देखेंगे फैक्टर अम्लीय और क्षारीयता। ये सब क्या है? ये भौतिकी और रासायनिक गुण है जो मिट्टियों की विशेषता बताते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की होगी, ज़्यादा काली होगी, ज़्यादा ज़्यादा आपकी बलुई होगी, ज़्यादा आपका जो है दोमट होगी। ये इन्हीं के आधार पर डिपेंड करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कोई भी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पूछे जो है पेट्रिक सेलों की विशेषता, तो ये होगा आपका रंग, गठन, संरचना, मोटाई, गहराई, छिद्रता, नमी और अम्लीयता और क्षारीयता। आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट में और देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है। ये मिट्टियों की विशेषता जो गठन और वर्गीकरण के आधार पर देखिए। गठन में पूछता है कि जैसे कि चीका की जो है मोटाई कितनी है, कितने मिलीमीटर है। तो ये गठन और कणों के व्यास के आधार पर हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गठन ए है, ये हमारा जो है कणों के आकार और संगठन के आधार पर। तो कणों का व्यास कैसा है, उसका गठन कैसा, मतलब संगठन कैसा है, किस मिट्टी में कितना जो है बलुई मिट्टी का योगदान है, कितना चीका सब पे योगदान होता है, उसमें अलग-अलग मिट्टियों का प्रकार है। जैसे चीका कितना परसेंट है, उसके साथ ही दोमट कितना परसेंट है, ये गठन के आधार पर हम लोग देखते हैं। और व्यास के आधार पर उस जो है मिट्टी की जो है कितनी ज़्यादा मोटाई है, ये देखते हैं। अब देखिए इसमें पहला हम देखेंगे मिट्टियों के कणों का व्यास के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे चीका देखिए ये 0.0002 मिलीमीटर का होता है, इसकी जो है व्यास। फिर से सिल्ट का देखिए ये जो होता है आपका 0.000 से लेकर 0.002 तक, ठीक है। अब फिर से यहीं पर आप ये 0.002 ऐड हो जाएगा सूक्ष्म बालू में। सूक्ष्म बालू में आप देखेंगे 0.002 से 0.020 मिलीमीटर तक होता है। इसके बाद से मोटी जो बालू होता है उसका 0.20 से आपका 2.0 मिलीमीटर होता है। वहीं अब साथ ही हम देखेंगे जो है बजड़ी का। तो बजड़ी का आप देखेंगे व्यास, तो ये होता है आपका जो है 2.0 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो 2.0 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है बजरी का। अगर ये स्ट्रक्चर में आप लोग व्यास इसका नहीं याद रखते हैं, तो अवरोही आरोही क्रम इसका पूछा है। चीका का, सिल्ट का, सूक्ष्म बालू का, मोटी बालू का, बजड़ी एवं पत्थर का। तो ये अवरोही आरोही क्रम में देखिए, जब हम आरोही पढ़ते हैं तो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, और जब अवरोही पढ़ते हैं तो बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। बार में मैंने आपको बताया। अब गठनात्मक वर्ग में देख लेते हैं। इसमें देखिए सब में चीका का रोल है, ठीक है, कितना परसेंट चीका है, तो आपको बस चीका याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल जो होता है, इसमें जो है 85% बलुई मिट्टी है। तो चीका या सिल्ट कितना है इसमें, तो 15% आपका है, ठीक है। चीका या सिल्ट का मिक्सर कितना है इसमें, तो 15% का सबसे महीन जो कण होता है, जैसे ये ऊपर आपको बताए दोनों चीका और सिल्ट, ठीक है, क्ले और सिल्ट। तो बलुई मिट्टी 85%, चीका सिल्ट कितना है आपका 15%। दोमट मिट्टी में देखेंगे 70% दोमट जो होता है आपका होता है इसमें, डोमेट बालू में, तो ये 70% होता है, और चीका सिल्ट इसमें 30% होता है। फिर से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसमें 50% डोमेट होता है
और फिर से जो आपका होता है 50% आपका जो चीका सिल्ट होता है। फिर से आप सिल्ट में देखेंगे और बालू में देखेंगे, तो सिल्ट जो है इसमें देखेंगे आप लोग 90% होता है और बालू टोटल कितना होता है, ये आपका होता है 10%। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर गठनात्मक वर्ग के आधार पर 4 प्रकार की मिट्टियों को देखा है, जिसका गठन जो है अलग-अलग प्रकार के जो है बलुई, दोमट, डोमट और सिल्ट, जिसमें जिसका योगदान ज़्यादा उसके नाम से उसको जाना जाता है, हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब देखो ये जो वर्गीकरण यहाँ पर भू-स्थिति के अनुसार, पैट्रिक शैलो के अनुसार, गुणों के अनुसार, उपयोग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो दिया है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर ऊपर करेंगे इसको। और यहाँ पर देखिए भू स्थिति के अनुसार जो मिट्टियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती है। अवस्थिति मिट्टी जो हमेशा एक जगह होती है, वाहित मिट्टी जो ट्रांसपोर्ट मतलब बहती रहती है। क्लियर? दूसरा होता है पैट्रिक शैलो के अनुसार। पैट्रिक शैलो के अनुसार जो होता है, जो पेरेंट रॉक होते हैं, मतलब जो सबसे नीचे का शैल होता है, जिसे हम आर नाम से भी पढ़ते हैं, उसके आधार पर देखें तो ग्रेनाइट मिट्टियाँ, लावा मिट्टियाँ, चूने की मिट्टियाँ, ये 3 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं पैट्रिक शैलो के आधार पर। तो ये दूसरा वर्गीकरण हो गया। तीसरा हम देखें गुणों के आधार पर, तो ऊपर ही आपको गुणों का आधार पर पढ़ाया हूँ। तो देखिए जैसे कि रंग के अनुसार भूरी, कत्थई, पीली, लाल, काली मिट्टियाँ पढ़ते हैं ना हम लोग मिट्टियों के प्रकार में, कि कौन सी मिट्टियाँ भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं जलोढ़, काली है, लाल है। तो यही है रंगों के आधार पर जो इसका गुण है। गुण के आधार पर हम पहला रंग में बांटते हैं, दूसरा वातावरण के अनुसार देख लेते हैं। वातावरण के अनुसार पर्वतीय मिट्टियाँ होती है, मरुस्थलीय मिट्टियाँ होती है। उसके बाद से क्या होता है, आपका समुद्र तटीय मिट्टियाँ होती हैं। क्लियर? यहाँ पर हो गया है वातावरण के अनुसार, तो पर्वतीय पर्वतों में मरुस्थलीय मिट्टियाँ और समुद्र तटीय में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं समुद्र के तट के किनारे, वो वातावरण के अनुसार होती है। जैसा वातावरण होगा वैसा ही, मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर बलुई मिट्टी पाई, तो पर्वतीय क्षेत्र में आपकी जो ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग मिट्टियाँ जो थी बहुत ज़्यादा कठोर होती है, चट्टानों के रूप में एकदम बड़ी-बड़ी पाई जाती हैं। और समुद्री तटीय मिट्टियाँ देखेंगे आप लोग यहाँ पर बजड़ी, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीज़ें मिलती है, जहाँ पर आपकी जलोढ़ भी मिट्टियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि निक्षेप होता है मिट्टियों का अपरदन करके। अब कणों के आधार पर जैसे अभी आपको बताया हूँ, रेतीली हो गई, दोमट हो गई, सिल्ट हो गई, चिकनी हो गई, ठीक है? तो ये कणों के आधार पर मिट्टियाँ हो गई, अभी ऊपर में बताया हूँ। तो इसमें क्या है कि कणों के आधार पर हम लोग अम्लीयता और क्षारीयता को पढ़ते हैं। तो ये जो है रेतीली और दोमट, सिल्ट, चिकनी मिट्टियाँ, इस सब में हम लोग कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ये चारों प्रकार की मिट्टियाँ, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कणों के अनुसार, ठीक है? क्योंकि अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर ये कण डिसाइड होता है, जितना वो अम्लीय और क्षारीय होगा वैसे ही कण का वहाँ पर विभाजन होता है। मृदा जनन चक्र अवस्था के अनुसार, मतलब कि मृदा जो उत्पत्ति कैसे होती है, तो युंग मिट्टियाँ होती है, मैच्योर परिपक्व मिट्टियाँ होती है, जैसे हम लोग आपकी अवस्था मैच्योर हो गई है, ज़्यादा सीख ली और लर्न कर लिया, उसके बाद ओल्ड अवस्था में जाते हो तो पुरानी वृद्ध मिट्टियाँ कही जाती है। अब इसके अनुसार देखा जाए, इसमें परिपक्व मैच्योर मिट्टियों के अनुसार इसका डिवीजन किया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 प्रकार की आती है। ये जो एक होता है अपना मिट्टी जो है पेडाल्फर होता है, यहाँ पर आप देखोगे पेडाल्फर मिट्टी, या दूसरा होता है पेडोकोल, ठीक है? अब इसकी विशेषता थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की इसमें मिट्टियाँ होती है। तो इसमें देखो यहाँ पर एल्युमिनियम और लोहे का अंश होता है, एल्युमिना जिसे कहा जाता है, ठीक है? ये आर्द्र वन प्रदेशों तथा सवाना जैसे लंबे घास के प्रदेशों में विकसित होती हैं, तो पेडाल्फर जो होती है, याद रखिएगा ये क्षेत्र आर्द्र वन प्रदेश में और सवाना जैसे लंबे घास के मैदान में विकसित होती है। ये पेडाल्फर जो होती है अम्लीय होती है, इनमें जीवांश कम होते हैं, जो जीवांश ह्यूमस जो पाए जाते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, किसमें, पेडाल्फर में। ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टियाँ, तो आर्द्र वन प्रदेश में और सवानी जो क्षेत्र है जहाँ लंबी घास पाई जाती है वहाँ पाई जाती है। ये जो होता है अम्लीय होती है, इसमें जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ठीक है? इसके बाद से पेडोकोल आता है। पेडोकोल जो होता है अम्लीय सॉफ्ट सॉइल होता है, इसमें चूना एकत्रित ज़्यादा होता है पेडोकोल में। अब क्या होता है अर्ध शुष्क और तथा ये उपाध्य जलवायु में विकसित होता है, तो ये ज़्यादा गर्म एरिया, तो जाहिर सी बात है इसी प्रकार का चूना क्षेत्र होगा। ये जो होती है छोटी घास के क्षेत्र तथा मरुस्थलीय में विकसित होता है, देखिएगा चूना इस क्षेत्र में तो थोड़ा सा भी पानी पाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। ये मिट्टियाँ आम्ल रहित होती हैं, नॉन एसिडिक होती है। क्लियर? तो ये जो मिट्टियाँ होती हैं पेडोकोल, ये जो क्या होती हैं अम्ल रहित होती है। इसका क्षेत्र याद रखिए अर्ध शुष्क उपाध्य जलवायु में विकसित होता है ये। वहीं पे पेडाल्फर जो होता है आर्द्र वन प्रदेश और सवाना जैसी लंबी घासों में विकसित होता है, इसमें अम्लीयता होता है, इसमें अम्लीयता नहीं होता है। अब एक चीज यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। मैंने क्षेत्र आपको बता दिया। पर्वतों में देखा जाए तो ये
किस एरिया में होता है, क्वेश्चन कोई आता है तो पर्वतों में निचले भागों में क्या पाया जाता है, पेडाल्फर पाया जाता है। क्लियर। पेडाल्फर जो मिट्टियां होती है पर्वतों के निचले भाग में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये पर्वत है ना, इसके निचले भाग में क्या पाई जाएगी, ये पेडाल्फर मिट्टियां। ऊंचे भागों में आपके जो है पेडो कोल कह लो, पेडोजोल कह लो, ये एक ही मिट्टियां, इंग्लिश में इसे पेडोजोल पढ़ा जाता है। तो पेडोजोल जो मिट्टियां होती हैं ऊंचे पर्वतों के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्लियर। तो पेडाल्फर जो होते हैं पर्वतों के नीचे क्षेत्र में, अब पेडोकोल जो पर्वतों के जो है ऊंचे क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग को इसमें मिट्टियां पूरा कवर करना है, तो इसीलिए मैं आपको जल्दी से ले आता हूँ ताकि मिट्टी से यहाँ से क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो और ज़्यादा समय आपको ना देना पड़े। अब देखिए भूमि उपयोग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण 6 प्रकार हुआ। अब देखिए जैसे मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ा है ये मिट्टी का वर्गीकरण में, तो यहाँ पर देखो भूमि उपयोग ये चौथा था। ठीक है, 3 हमने यहाँ कवर कर लिया है, ये भूस्थिति के अनुसार, पैतृक शैलों के अनुसार, गुणों के अनुसार। अब हम भूमि उपयोग के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये हम यहाँ चौथा पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण हमारा यहाँ पे इसका समाप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये आता है उपयोग के अनुसार। हम भूमि उपयोग के अनुसार देखें तो यहाँ पर उष्ण प्रदेशों की मिट्टियां पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग उष्ण प्रदेश की मिट्टियों में, इसमें ये विषुवत-रेखीय पेटी में ये मिट्टियां पाई जाती है। ये इसका जो मिट्टी होता है लैटराइट होता है। अधिक वर्षा और तापमान के कारण यहाँ पर ऊंचा रहता है, हमेशा अधिक वर्षा ज्यादा होती है, तापमान भी हमेशा ऊंचा बना रहता है। इसी कारण यहाँ पर लैटराइट मिट्टियां पाई जाती है, निक्षारण हो जाता है मिट्टियों का। ठीक है, तो उष्णार्ध प्रदेश जो विषुवत-रेखीय प्रदेश वहां पर ये मिट्टियां पाई जाती है लेटराइट प्रकार की, याद रखिएगा। उपोष्ण जो प्रदेश है ये उपोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास प्रदेशों की मिट्टियां, इसमें देखोगे आप लाल पीली मिट्टियां पाई जाती है। देखो कलर्स में दिखाया हूं यहाँ पर, लेटराइट आपका थोड़ा जो है इस कलर में दिखता है, हल्का सा कम लाल है, लेकिन लाल जो पूर्णतः लाल होती है, पीली मिट्टियां पाई जाती है, ये उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, उपयोग के अनुसार। शीतोष्ण पर्णपाती वनों की मिट्टियां जो होती हैं कौन सी होती हैं, ये पूरे कत्थई रंग की मिट्टियां होती हैं। यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ये पाई जाती है, यहाँ पर अधिक ये मिट्टियां पाई जाती हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये और यूरोप में पाई, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर देखोगे साइड से जब जाओगे आप लोग सीधे वहाँ पर न्यू इंग्लैंड, पूर्व की ओर बढ़ोगे न्यू इंग्लैंड, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि आप जब यूएसए का मैप बनाते हो, अगर यहाँ पर छोटा सा मैप बनाओ तो ये यहाँ पर जब ऐसे बनाते हो, यहाँ पर ऐसे कैलिफोर्निया से ऐसे आ रहा है, तो इस एरिया में जो है पाई जाती है कौन सा, आपकी जो शीतोष्ण पर्णपाती वन की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये पूरे जो है कत्थई रंग की होती हैं, कत्थई रंग की मिट्टियां होती है, क्लियर रहिए आप लोग। यूरोप में ये पाई जाती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से हम लोग चौथा देख लेते हैं, प्रेरी मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती है। तो ये जो होती है शीतोष्ण घास की जो मिट्टियां होती है, चूना युक्त मिट्टियां होती हैं, और इसमें जो क्या होता है स्टेपी प्रदेश की काली चरनोजम आती है। स्टेपी आप घास के मैदान पड़े हो, और प्रेरी जो प्रेरी है, आप स्टेपी देखोगे, स्टेपी घास के मैदान एक बार देख लो, और प्रेरी देख लो। ठीक है, यहाँ पर ये मिट्टियां क्या कर होती है, पाई जाती है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कौन सी मिट्टियां, शीतोष्ण घास प्रदेश की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसीलिए ये अधिक उपजाऊ होती है, चूना युक्त मिट्टियां होती हैं। क्लियर। उत्तरी शंकुधारी की मिट्टियां हम देखा जाए तो ये मिट्टियां चूना रहित होती हैं, अम्लीय तथा धूसर है, जिन्हें पोडोजॉल अभी ऊपर में पढ़ाया हूँ, ये मिट्टियां होती हैं। अब ये देखो उत्तरी शंकुधारी जो वनों की मिट्टियां होती हैं, इसमें चूने की मात्रा नहीं पाई जाती है। क्लियर। इसमें अम्लीयता होती है और ये धूसर मिट्टियां होती है, जिन्हें हम पोडोजॉल कहते हैं। अभी आपको मैं बताया हूँ ऊपर ही, तो आप लोग इससे क्लियर रहिएगा, यही मिट्टियां है जो पोडोजॉल कही जाती है। ठीक है, शंकुधारी वन हमेशा देखिएगा पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट छठवां आता है धूसर मरुस्थलीय मिट्टियां, ये शुष्क क्षेत्रों में मिट्टियां पाई जाती हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमेशा धूसर मिट्टियां होती हैं ग्रे कलर की होती है ये आपका, और ये जो होती है रेगिस्तान में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में डेजर्ट सॉइल में पाई जाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का वर्गीकरण देख लिया, टेक्सचर के अनुसार भी देख लिया, गठन के अनुसार और व्यास के अनुसार भी देख लिया। अब हम रूसी मृदा वैज्ञानिक दो दुकोचायो है 1900 में वर्गीकरण किए थे मिट्टियों का, रूस के रहने वाले, इनके अनुसार देखते हैं 3 श्रेणियों में इन्होंने बांटा था। अब इसमें हम देखेंगे दुकोचायो में तो 3 श्रेणी कैटेगरी कौन है, तो ये मंडली कटिबंध, पहला जोनल बांटे थे, पहला कैटेगरी, दूसरा अंतः मंडली, तीसरा जो अजोनल अपरिपक्व मिट्टियां जो होती है
जो अभी परिपक्व मतलब मैच्योर स्थिति में नहीं है, मतलब अभी ये जो है अपनी युवा अवस्था में। तो देखो कि आप लोग मंडलीय कटिबंधीय मिट्टियाँ कौन आती है, जैसे कि मंडलों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं टुंड्रा सबसे ऊपर, पोर्टजोल जो पर्वतीय मिट्टी है उसके नीचे पाई थी, ग्रे वन जो ग्रे फॉरेस्ट मिट्टियाँ होती है, ये कितने बांटा है, 2 कचेयों ने, 2 कचेयों ने बांटा। फिर से आप इसके बाद से देखोगे चेरनीचम मिट्टियाँ, चेस्टन, रेगिस्तानी, लेटराइट, ये सारी मिट्टियाँ ये क्या है, ये इन्होंने 7 प्रकार में बांटा है। देख लो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखिएगा मंडलीय कटिबंधीय मिट्टियाँ जो 2 कचेयों ने 7 बंडलों में बांटा है। दूसरा जो है आपका अंतःमंडलीय, इसमें सोनोचोक आता है, सेलेनाइन होता है, और फिर से आपका जो सोनेट्स आता है, एल्कालाइन होता है। ये आप इसके बाद से पीट और दलदली मिट्टियाँ होती हैं, ये इनके अनुसार 3 में बांटा है। जो अंतःमंडलीय होती हैं ये 3 होती हैं, दूसरा का अनुसार। तीसरा का अनुसार अजोनल में जलोढ़ मिट्टी आती है, रेगिस्तानी रेत मिट्टी आती है, पर्वतीय मिट्टियाँ आती हैं। तो टोटल देखा जाए इनके अनुसार तो 3 दूना 6, 6 7 आपका हो गया 13। तो 13 प्रकार में दुकाचयों ने 13 प्रकार में दुकाचयों ने मिट्टियों को वर्गीकरण किया 3 भागों में बांट के। पहला को 7, दूसरा को 3 और तीसरा को भी 3 भागों में इन्होंने बांटा है। यहाँ पर हमने रूसी वैज्ञानिक के अनुसार देख लिया, इतना डिटेल आपको बुकों में नहीं मिलेगा, ये मैंने मेहनत से लिखा है। अब अमेरिका के अनुसार देख लीजिए, मार्बर्ट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, इन लोगों ने कितने भागों में मिट्टियों को बांटा है। देखो इस सब सेक्शन से क्वेश्चन बने, इसीलिए मैं इसको डिटेल में एग्जाम आप व्यू से करा रहा हूँ। अब वही शब्द है जो एग्जाम में पूछा, अब किताब में पढ़ोगे तो इतना मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा इधर उधर लिखा रहता है, दिमाग घूम जाता है। तो अब इसमें देखा जाए जो है सॉइल क्लासिफिकेशन बाय अमेरिकन स्कॉलर के द्वारा, इसमें देखोगे मार्बर्ट ने 1938 में, इसके साथ ही एंड जो आपके देखोगे थोपे और स्मिथ, थोरपे पाया जाता है इसको, थोरपे और स्मिथ ने 1949 में इसको दिया था। ये जो आधारित है पैतृक शैलों एवं जलवायु के प्रभाव। पैतृक शैली वो शैली होती है जिसका जड़ होता है, जैसे कि हमारे पूर्वज, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। तो जिससे उसकी उत्पत्ति हो रही है उसको पैतृक शैल कहा जाता है। अब वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके आधार पर इन्होंने थोरपे एवं स्मिथ और मार्बर्ट ने बांटा था जो है मिट्टियों को। अब देखो पहला इन्होंने बोला टुंड्रा प्रदेश की मिट्टियां, क्लियर, उच्च अक्षांशों में पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश की। अब दूसरा है पोर्टजोल मिट्टी, आपको पढ़ाया हूँ, ये जो उच्च अक्षांशों में शीतल तथा आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, ये भी पढ़ाया हूँ। तीसरा है ये बताते हैं कि भूरी धूसर पोर्टजोली मिट्टियां, ये जो होती है पर्वतपाती और मिश्रित वन ठंडी आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। अब इसको इतना आपको डीप याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि अमेरिका में सर्वप्रथम किसने क्लासिफिकेशन किया था, मार्बर्ट ने, 1938 से पूछा गया है। उसके बाद से जो है थोरपे थोरपे और स्मिथ ने 1949 में किया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चौथा पांचवा जान लेते हैं कौन कौन सा ये और बांट रखे हैं। तो इसमें देखोगे आप लोग इन्होंने प्रेरी मिट्टियां बांटा है, ये लंबी घास वाली प्रेरी प्रदेश, आपको प्रेरी घास का मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, तो वहाँ देख लिया जाएगा, अभी उसे देखो संक्षेप में जो चीजें बस इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर चरनोजम मिट्टियां जो होती है मध्य अक्षांशीय लंबी घास वाली होती है, चरनोजम मिट्टियां। फिर से इन्होंने छठवां बांटा है चेस्टन और कत्थई मिट्टियां जो होती है मध्य अक्षांशीय स्टेपी प्रदेश में पाई जाती है। फिर से सातवां इन्होंने बांटा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय पीली और लाल मिट्टियां होती है, आर्द्र तथा गर्म प्रदेशों में पाई जाती है एरिया में। तो लाल जो होती है पर्णपाती क्षेत्रों में पाई जाती है, और पीली जो है शंकुधारी और आर्द्र तथा गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ से मैं डिजाइन भी बना रखा, देख लो आप लोग। जो लाल है पर्णपाती क्षेत्र की ऐसे बन होते हैं, ठीक है, जैसे अपना भारत हो गया, पर्णपाती ज्यादा पाया था अपने एरिया में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर देखो जो शंकुधारी है ये जो है पीली में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर लेटराइट मिट्टियां जो होती हैं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय में पाई जाती हैं। देखो लेटराइट जो होती है पूरी तरह लाल नहीं होती है, ठीक है। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में ये पाई जाती है लेटराइट जो होती है। इसके बाद से हमारा आता है सिरोजोम एवं मरुस्थलीय मिट्टियां, ये 9वां है। इसमें देखोगे ये धूसर कम जीवाश्म और शुष्क मिट्टियां होती है, इसमें जीवाश्म कम होते हैं, धूसर होती है। कोई मरुस्थलीय में तो ये चीजें पाई जाती है, एग्जाम्पल सिंपल सी है। तो इस ये किसके अनुसार हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा है मार्बर्ट 1938। और इसके साथ ही जो है हमारे देखोगे थोरपे और स्मिथ 1949 के अनुसार हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है मिट्टियों का, क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मिट्टियों क्लासिफिकेशन के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा न्यूनतम जो वर्गीकरण जो बहुत मान्य है यूएसडीए का जो पढ़ाया था लेटेस्ट सॉइल क्लासिफिकेशन यूएसडीए के द्वारा, इसको हम लोग देख लेते हैं।
और ये 12 प्रकार इसका जो पूछा गया। तो इन्होंने 7वां सन्निकटन दिया था 1960 में, पूछा जाता है। यूएसडीए जो सॉइल सर्वे स्टाफ ने किया था, या पूछा गया है। 1975 में मृदा का वर्गीकरण सॉइल टैक्सोनॉमी आया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो 7वां ये सन्निकटन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये 1960 में आया था। और 1975 में मृदा का वर्गीकरण यूएसडीए ने किया था। अब चलो 1975 में जो ये 12 भाग बांटे जो वर्तमान में ये बहुत फेमस, इसे जान लेते हैं। इसमें देखो कि आप लोग जो है प्रमुख जो 12 भाग है इसमें वर्टिसॉल, अल्फिसॉल, एंडीसॉल्स, एइडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, फिर से जेलीसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, इनेप्टिसॉल्स, फिर से आपका मोलिसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, स्पोडोसॉल, उसके बाद से आपका आता है अल्टीसॉल। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 प्रकार में इन्होंने बांट रखा। आगे हम लोग देखेंगे ये 1975 में। ठीक है, अशुष्क मृदा को इन्होंने लैटिन ग्रीक मूल शब्द से उससे लिया है, और ये जो है उदाहरण एरिडस होता है, प्लस सोल मिला के इसे एरिडोसॉल कहा है। क्लियर, तो हम लोग आगे देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो कृषि विभाग यूएसडीए है, उसका 12 प्रमुख जो वर्गीकरण है, सॉइल ऑर्डर है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला जो एंटीसॉल। यहाँ पर एंटीसॉल हम पहला पढ़ेंगे। एंटीसॉल कौन सी मृदा है? तो ये नवीन जो विकसित मिट्टियां होती हैं, जो नवीन विकसित हुई हैं, संस्तरों का अभाव होता है एंटीसॉल में। क्या होता है? संस्तरों का अभाव, जलोढ़ मैदानों या रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर, याद रखिएगा, एंटीसॉल कहाँ पाई थी? जलोढ़ मैदान या रेगिस्तानी में। इसमें क्या नवीन विकसित मिट्टियां हैं, नवीनतम होती हैं, संस्तर इसमें मतलब लेयर नहीं होते हैं। क्लियर, अब आते हैं इनेस्टिसॉल में। इनेस्टिसॉल में नवीन मिट्टियां भी होती है, एंटीसॉल से अधिक विकसित होती हैं, संस्तरों का हल्का विकास होता है, मतलब इसमें 1-2 संस्तर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनेस्टिसॉल जो होता है वो एंटीसॉल से ज्यादा विकसित होता है। इसके बाद से तीसरा एरिडोसॉल। एरिडोसॉल में हम देखेंगे शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मिट्टियां होती हैं। एरिडोसॉल, देखिए एरिड मतलब ये देख लो, वैसे ही एरिडोसॉल अभी ऊपर बताया हो कैसे बना है। तो ये शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पानी की बहुत कमी होती है, लवणता की अधिकता होती है, क्योंकि वाष्पीकरण से पूरे पानी उड़ जाते हैं। क्लियर, तो एरिडोसॉल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद आता है मोलिसॉल। मोलिसॉल जो है शीतोष्ण घास, जिसे हम कहते हैं प्रेरी और स्टेपी की मिट्टियां, ये शीतोष्ण घास क्षेत्रों में पाई जाती है मोलिसॉल। इसमें क्या होता है? इसका विशेषता देखिए, उपजाऊ होती है, ह्यूमस की अधिकता होती है, गहरा रंग होता है मोलिसॉल में। क्लियर, क्यों क्यों ह्यूमस? देखो देखो, घास के क्षेत्र में पाई जाती है, पूरे घास वहां पर सड़ के फिर से उपजाऊ बना देते हैं। अल्फिसॉल, अल्फिसॉल आर्द्र उप आर्द्र वनों के नीचे पाया जाता है, जो वन वाले एरिया होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ये उपाद्र और आर्द्र में ये उपजाऊ होती है, एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर, इसके बाद से वर्टिसाल। वर्टिसाल क्ले की अधिकता इसमें होती है। वर्टिसाल में सूखने पर दरारें और गीला होने पर चिपचिपी होती है। तो वर्टिसाल हमेशा याद रखिएगा काली मिट्टी का उदाहरण होता है। क्लियर, तो वर्टिसाल में ये क्या होता है? इसमें सूखने पर क्या होती है? दरारें पड़ जाती है, देखिए यहाँ पर, और इसमें गीला होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। उठाएंगे हाथ में से चिपकाएंगे, चिपचिपी लगेगी, जैसे लगेगा लाशा है। इसके बाद आता है अल्टीसॉल। अल्टीसॉल जो है पुरानी अधिक अपक्षयित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ये पोषक तत्व जो होते हैं बह जाते हैं, कम उपजाऊ होता है अल्टीसॉल। क्लियर, इसके बाद से ऑक्सीसॉल। ऑक्सीसॉल जो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की प्राचीन जो है ये मिट्टी है। उष्णकटिबंधीय में बहुत प्राचीन मिट्टियां, लोहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता, ये लाल रंग की होती हैं, जैसे अपने उड़ीसा में देखोगे आप लोग ऐसे ही मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, उड़ीसा में, फिर से छत्तीसगढ़ में, इस साइड में आप लाल मिट्टियां देखेंगे पाई जाती हैं। क्लियर, इसके बाद से हिस्टोसार। ये जैविक मिट्टियां दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा होती है, इसे हम पीठ या मक्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जैविक हिस्टोसाल जो होता है, जैविक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। जैविक मिट्टियां होती हैं, जैविक मिट्टियां तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे वहां पर। और दलदल क्षेत्र जैसे अपने एरिया के ले लो आप लोग, एग्जाम्पल में जाओगे बंगाल की खाड़ी में, तो जो आप मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो दलदली एरिया वाले मिट्टियां होती हैं वहां पर। तो यही मिट्टियां हिस्टोसाल। इसके बाद से स्पोडोसाल। स्पोडोसाल में आप लोग देखोगे ठंडे आर्द्र शंकुधारी वनों वाले मिट्टियां होती हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं। इसमें अम्लीय होता है, ये कृषि के लिए कम उपजाऊ होता है। क्लियर, इसके बाद से एंडीसॉल जो होता है, एंडीसॉल ज्वालामुखी राख से बनी होती है, बहुत हल्की और उपजाऊ होती है।
ये ज्वालामुखी से बनती होती है एंडीसॉल। इसके बाद से लास्ट आता है आपका, देखेंगे यहाँ पर जेलीसॉल। जेलीसॉल देखेंगे टुंड्रा प्रदेश की मिट्टियाँ होती है, परमाफ्रॉस्ट जमुई बर्फ में पाई जाती है जेलीसॉल। क्लियर? तो यहाँ तक हमने यूएसडीए के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण आपको बता दिया। अब देखो मिट्टियों का अवरोहीकरण देख लेते हैं पूरे विश्व में कि सबसे ज्यादा मिट्टियाँ कौन सी पाई जाती है। तो इसमें देखोगे आप मिट्टियों के गुणे का जो आधार पर वैश्विक प्रतिशत देखोगे सबसे ज्यादा किसका होता है, एंटीसॉल सबसे ज्यादा 18%। उसके बाद से आपका आता है इनेस्टीसॉल, ये 15%, एरिडोसॉल ये जो है 12%, अल्फीसॉल जो है 10%, जेलीसॉल 9%, अल्टीसॉल 8%, ऑक्सीसॉल 7.5%, मॉलिसॉल 7%, स्पॉटोसॉल 4%, वर्टिसॉल 2.5%, हिस्टोसॉल जो 1.2%, एंडोसॉल 0.7%। देखो ये आपको किताब में नहीं मिलेगा ना के बराबर। और जैसे भारत में पूछा था कि जलोढ़ मिथि या सीक्वेंस और वही क्रम में, वैसे इसका ही पूछा जाता है, ठीक है, विश्व में। तो ये आप लोग को लेटेस्ट डाटा के अनुसार मैं बताया हूँ, सारी चीजें मैं लेटेस्ट ही डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया। अगला जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारा जो होगा पार्ट 4 प्राकृतिक वनस्पत। देख लो पूरा मैंने बेहतर तरीके से लिखा है, आप लोग एक बार डायग्राम देख सकते हो पूरा, है ना। जो चीजें पूछी जाती वही लिखा हो, ये सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद से ही हम लोग खनिज पढ़ेंगे, तो बहुत हम लोग करीब आ गए हैं, ज़्यादा है नहीं। तो नए हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। आप सभी कहता है धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दो।